हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये मैंने केबीएस टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ शुरू की हुई है और आज हमारी क्लास 3 है, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस। और ये हमारी यूनिट 1 है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसका थर्ड टॉपिक। ठीक है, और हम ना ये सिलेबस के वाइज ही चल रहे हैं और आपको सारा कंटेंट इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएगा फ्री ऑफ क्लासेस से। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, सिर्फ इतना ही पढ़ के चले जाओ। हर एक क्वेश्चन आप अपने आपको आंसर्स पता लग जाएंगे उसमें। ठीक है, और बाद में आपको मॉक भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी इसका। और मैंने जनरल हिंदी की भी सीरीज़ शुरू की हुई है, उसमें भी मैंने आपको साथ साथ मैं वहाँ पे एमसीक्यूज़ भी करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जा कर के देखिए। और मैं कोशिश करूँगी, चाहे जिसने पहले इस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसको भी ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अपनी तरफ से तो मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सबके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व करने की। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। क्लास 3 है हमारी डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विकासात्मक कार्य एवं चुनौतियाँ। ठीक है, इसका ये जो टर्म है ना, ये सबसे पहले टर्म 1950 के अंदर यूज़ की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हैविग हर्स्ट के द्वारा। रॉबर्ट हैविग हर्स्ट। देखो, रॉबर्ट, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। रॉबर्ट हैविग हर्स्ट। ठीक है, और 1950 के अंदर ये वाली टर्म यूज़ की गई थी। देखो, इस डेवलपमेंटल टास्क का मतलब क्या होता है? अ टास्क दैट अराइजेज एट और अबाउट अ सर्टेन पीरियड इन लाइफ, अनसक्सेसफुल अचीवमेंट्स ऑफ विच लीड्स टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एसोसिएट विद द नेक्स्ट पीरियड और स्टेज इन लाइफ। इसमें सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड होता है। जैसे इन्फेंसी स्टेज आ जाती है हमारी, ठीक है, फिर लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल एज, ओल्ड एज। इस तरीके से हमारे जितने भी लाइफ के स्टेजेस होते हैं ना, वो डिवाइड किए होते हैं और हर एक स्टेज के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना होता है। अगर हम किसी भी स्टेज के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करने से चूक जाते हैं, अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवमेंट रह जाती है, तो जब हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर आएंगे तो उसका प्रभाव उस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी ऐसा अनसक्सेसफुल अचीवमेंट हमने किसी भी स्टेज के अंदर अचीव करी है, यानी कि हम उसमें अच्छी तरीके से टारगेट पूरा कर नहीं कर पाए, डेवलपमेंट हमारा अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है उस स्टेज के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में, तो जो से नेक्स्ट वाली स्टेज होगी ना, उसके अंदर हम उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें कहने का मतलब सिंपल सा यही है। ठीक है, और इसके अंदर एक और टर्म बार बार आपको नज़र आने वाली है कि एक तो है सोसाइटी क्या करती है हमसे, ठीक है ना, एक्सेप्ट करती है, और एक हो जाएगा कि इंडिविजुअल की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहेगा, तो उसी को भी बोला जाता है डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, कि हम तो चाहते हैं कि नौकरी मिले हमको अच्छे वाली, ठीक है, अपना खुद का ही सेटअप कर लें, लेकिन जो सोसाइटी है वो क्या कहती है कि इतनी ज़्यादा एज हो गई, 25 के हो गए, 23 के हो गए, 22 के, 21 के, 30 के, तो अब तो इनको शादी कर लेनी चाहिए, पूरा सेटअप हो जाना चाहिए। तो ये जो इंडिविजुअल की अपनी एक्सपेक्टेशंस है और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, उसके बीच में भी हमने सामंजस्य जो है बना के रखना है, तो वो भी आपका डेवलपमेंटल टास्क के अंदर ही आता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। बाकी जैसे जैसे आप इसमें स्टेजेस को पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे लिखा है DT थ्योरी, यानी कि डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी के अंदर हमने कुछ स्टेजेस को पढ़ना है, जैसे कि इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज जो है वो 0 से 6 साल तक की है, क्योंकि आपको पता है इन्फेंसी की स्टेज आपको पता है कितने साल की होती है, और अर्ली चाइल्डहुड की भी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, तो दोनों को मिला करके 0 to 6 ईयर्स हो गई है। ठीक है, एक आपकी 0 से 2 साल की होती है, फिर 2 से 6 साल की होती है। नेक्स्ट है आपकी सेकंड लेटर चाइल्डहुड की स्टेज। तो ये भी पूछा जाता है कि इस स्टेज की जो एज है वो कितनी है। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की 0 से 6 साल की, लेटर चाइल्डहुड की आपकी आ जाएगी 6 से 12 साल की, एडोलोसेंस यानी कि किशोरावस्था की आ जाएगी आपकी 13 से 18 साल की। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की आ जाएगी आपकी 19 से 30 साल की, और मिडिल एज की हो जाएगी आपकी 30 से 60 की, और उसके बाद आती है आपके पास ओल्ड एज, या फिर कह लो आप लेटर मेच्योरिटी एज। ठीक है, वो 60 से ऊपर की हो जाएगी। इन्फेंसी आपको पता ही है, बच्चा बोलना सीखता है, उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। देखो, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, 0 से 6 साल की होती है। ये 0 से 6 साल की होती है। इसके अंदर बच्चा जो है ना, चलना सीखता है, बात करना सीखता है, यानी कि लर्निंग टू वॉक एंड टॉक। इसके अंदर जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, और जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छी तरीके से समझना। कुछ भी बेफजूल का नहीं बोलूँगी, नॉलेज गेन नहीं करनी है, एग्जाम को टारगेट करके चलना है। ठीक है, और वैसे भी इसके अंदर नॉलेज गेन हो भी जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है।
लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, इसके अंदर बच्चा ना सेक्स डिफरेंसेस को समझना शुरू कर देता है कि हाँ भाई मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों स्टेजेस आ रही है ना, अर्ली भी और इन्फेंसी भी, इस वजह से। अब नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, यानी कि वो अनाज वगैरह खाना शुरू कर देता है इस टाइम पे। इस वाली एज के अंदर 0 से 6 साल के बच्चा जो है अनाज वगैरह खाना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है, खुद को पहचानना शुरू कर देता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है। और लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट लिखा हुआ है मैंने लास्ट में, अगर आपको नहीं नज़र आए तो देख लेना, ठीक है। तो लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट का मतलब क्या है कि वो यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग सीख जाता है, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग चली होती है उसकी यहाँ पे कि मुझे खुद से कैसे सोसो पॉटी करना, वो सीख जाता है। फॉर्मिंग कंसेप्ट एंड लर्निंग द लैंग्वेज टू डिस्क्राइब अ सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, यानी कि अब यहाँ पे अपनी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं इस वाली स्टेज के अंदर। उसके बाद है गेटिंग रेडी टू स्कूल, इसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, आपको पता होगा अर्ली चाइल्डहुड वाली जो स्टेज होती है उसको हम प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि प्री स्कूल एज है, इसमें बच्चा बोलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, उसको पता लग जाएगा कि वो लड़का है या लड़की है, यानी कि सेक्स डिफरेंसेस का पता लग जाएगा, अनाज खाना शुरू कर देगा, यानी कि सॉलिड फूड लेना शुरू कर देगा, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगी उसकी यहाँ पे। तो ये था आपकी फर्स्ट वाली स्टेज। नेक्स्ट है आपकी लेटर चाइल्डहुड की स्टेज। लेटर चाइल्डहुड की स्टेज को आप प्ले स्टेज भी बोलते हो, उसको टॉय स्टेज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा खिलौनों से खेलना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, प्ले स्टेज होती है वो एक तरीके की। और इसके अंदर बच्चा ना अपना फंडामेंटल जो स्किल्स होती हैं जैसे रीडिंग और राइटिंग की और कैलकुलेटिंग की, उसको सीखना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको स्कूल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्कूल स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है ना, ABCD या वर्ड्स फॉर्म करना सीखेगा वो। और उसके बाद आपका इसके अंदर ना राइटिंग का पार्ट भी आ जाएगा, कैलकुलेटिंग का पार्ट भी आ जाएगा। मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख जाता है वो यहाँ पे। तो लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज है मैंने आपको बताई था 6 से 12 साल की उम्र तक के लिए होती है। अच्छा, इसके अंदर इसको हम गैंग स्टेज भी बोलते हैं, बहुत बार पूछा जाता है एस्टेट के क्वेश्चंस में, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गैंग स्टेज कौन सी वाली स्टेज को माना जाता है। तो लेटर चाइल्डहुड की स्टेज को ही गैंग स्टेज बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा होता है ना, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी कि जो उसके अपने साथ के सहपाठी होते हैं, जैसे लड़कियों का ग्रुप बन जाएगा, लड़के लड़कों का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो अब आपस में ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग एंड अप्रोप्रिएट मैस्कुलाइन और फीमेल सोशल रोल। जैसे अब इसके अंदर वो ये सीखना शुरू कर देते हैं कि मैस्कुलाइन और फीमेल जो सोशल रोल्स हैं, यानी कि जो सामाजिक उनके रोल वो प्ले करते हैं। जैसे वो अपनी मदर को देखेंगे कि वो किचन में काम कर रही है, घर की साफ़ सफाई कर रही है, तो उनको पता लग जाएगा कि अच्छा मदर के ये वाले रोल्स हैं, फादर बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो वो अपने आसपास की अपनी मदर को फादर को देख करके उन सोशल रोल्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको समझ में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, यहाँ पे उनको खुद की पर्सनल इंडिपेंडेंस का भी पता लग जाता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग एटीट्यूड टुवार्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, कैसा व्यवहार रहना चाहिए उनका सोशल ग्रुप्स के प्रति, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस के प्रति क्या क्या है चीज़ें, उसके बारे में भी उनको पता लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है एडोलोसेंस, जो बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, अगर PGT लेवल के भी कर रहे हो तो एडोलोसेंस यानी कि किशोरावस्था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसकी जो स्टेज रहती है वो 13 से 18 साल की। 13 से 18 साल की जो एज है उसको एडोलोसेंस यानी कि किशोरावस्था की एज माना गया है, स्टेज माना गया है। इसके जो फादर हैं, इसके जो जनक है, इसको बोला गया स्टेनली स्टोल को, और इन्होंने ही इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की सिचुएशन बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अचीविंग न्यू एंड मोर मैच्योर रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ बोथ सक्सेस। अच्छा, अभी जो लेटर चाइल्डहुड की स्टेज थी ना, उसके अंदर क्या था, जितनी भी लड़कियां हैं वो अपना खुद का एक गैंग बना लेंगी, ठीक है, और जो बाकी बॉयज़ हैं वो अपने खुद का गैंग बना लेंगे। बॉयज़ बॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेल रही है। लेकिन एडोलोसेंस के अंदर क्या होता है, किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपस में ही अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, पढ़ते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ जो है ज़्यादा अटेंशन होनी शुरू हो जाती है इस एज के अंदर, क्योंकि एज आपकी स्टेज कौन सी है, 13 से 18 साल की। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉइंट अचीविंग अ मैस्कुलाइन और फीमेल सोशल, यहाँ पे भी उनके जो मैस्कुलाइन और जो फीमेल सोशल रोल्स हैं यहाँ पे भी उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स। अच्छा, वो उनको ना इमोशनल इंडिपेंडेंस जो होती है जैसे पेरेंट्स की, ठीक है, उसके बारे में भी वो यहाँ पे अचीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। खुद की इमोशनल इंडिपेंडेंस में यहाँ पे खुद के बारे में सोचना, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर किसी का कोई पार्टनर वगैरह है तो फिर वो उसके अपने रिलेशनशिप के बारे में, शादी वगैरह के बारे में भी यहाँ पे कुछ जो एडोलोसेंट्स हैं वो यहाँ पे सोचना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद है डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, की सोसाइटी कौन सा कैसा बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पे वो लोग समझना शुरू कर देते हैं। तो एडोलसेंस के बारे में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं कि इसके जो फादर हैं वो कौन है, स्टैनली स्टोल हैं, जिन्होंने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की सिचुएशन भी बोला है। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर वो अपने न्यू एंड मोर मेच्योर रिलेशंस को डेवलप करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे जो आपके अपोजिट सेक्स होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो उनको फ्रेंड्स भी बनाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, खेलते हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ करते हैं। अचीविंग अ मैस्कुलिन और फीमेल सोशल रोल, अपने मैस्कुलिन और फीमेल सोशल रोल्स को और ज़्यादा पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो इमोशनल इंडिपेंडेंस लेके चलते हैं, अपने पेरेंट्स की भी और अपनी खुद की भी, और जॉब और करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है उनके बिहेवियर को, उसके बारे में भी यहाँ पे वो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है जैसी उनकी सिचुएशन, जैसी उनकी फिजिक है, जैसी उनकी बॉडी है, उसको वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि एक्सेप्टिंग वंस फिजिक एंड यूजिंग द बॉडी इफेक्टिवली, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ, यहाँ पे वो खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं मैरिज के लिए और फैमिली लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एडोलसेंस की एज। अब इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स को। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, जो सीरियस इलनेस होती है मार्क्ड बाय सीवियर डिस्टर्बेंस टू वंस ईटिंग बिहेवियर। किसी के खान पान में जब बदलाव आने शुरू हो जाते हैं ना, या तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं कि कहीं मोटे ना हो जाएं इस वजह से, तो उसमें कुछ एक सीरियस इलनेस आ जाती है, कुछ बीमारियां आ जाती हैं। उन बीमारियों के नाम मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इलनेस। ऑब्सेस्ड विद वेट लॉस, जो बहुत लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको होता है कि कहीं अगर मैं ज़्यादा खाना खा लिया तो मोटी ना हो जाऊं, कहीं लड़कियों को होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और तो इस बारे में ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं कि उनका वेट लॉस होना चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं दिखनी चाहिए वो, और वो क्या खा रही हैं उसके ऊपर भी उनका पूरा ध्यान रहता है कि मैं क्या खा रही हूँ। उनको डर रहता है कि कहीं हम ओवरवेट ना हो जाए, कहीं हम ओवरवेट ना हो। और इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टारवेशन करते हैं, यानी कि खुद को ही भूख से तड़पाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं, लॉट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं वो। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, जब लड़कियों को डर रहता है कि हम ओवरवेट ना हो जाएं, तो इसलिए वो अपना खाना पीना थोड़ा सा कम कर देती हैं, भूख से तड़पती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज होती है तभी तभी उन लड़कियों को चक्कर भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके पास बुलिमिया नर्वोसा, ये आपकी सेकंड इलनेस है। इसमें क्या होता है, पर्सन बींग्स ईट एंड देन पर्जेस मोस्ट ऑफन थ्रू सेल्फ इंड्यूस्ड। देखो पहले तो वो बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेता है, ठूस ठूस के खाना खा लिया, उसके बाद फिर वो क्या करता है, अब खुद को यानी कि ज़बरदस्ती वॉमिटिंग करता है, या फिर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, या फिर फास्टिंग करेगा, यानी कि व्रत व्रत बहुत ज़्यादा रखेगा, खाना ही नहीं खाएगा। तो पहले तो वो खुद पेट भर भर के ठूस ठूस के खाना खा लिया, और उसके बाद फिर उसको वॉमिट करना है, ठीक है। वो अंदर से नहीं हो रही, वो खुद को सेल्फ इंड्यूस्ड कर रहा है वो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो होते हैं वो स्लाइटली अंडरवेट रहते हैं, जितनी भी लड़कियां रहती हैं। उसके बाद है बींज ईटिंग। बींज ईटिंग क्या है, ये आपकी थर्ड इलनेस है। इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से ये आपका जो है ना, इसमें ज़्यादा खाना खाया जाता है, लेकिन आप इसके अंदर इसमें और इसमें क्या है, इसमें भी ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, इसमें भी ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, ठीक है। सेकंड और थर्ड वाले जो मैंने आपको बताया ना इलनेस, इसमें भी ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, इसमें भी, लेकिन इसके अंदर वो ज़बरदस्ती अपनी वॉमिटिंग करके ज़बरदस्ती जो है एक्सरसाइज करते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, तो जाके वो पतले खुद को देखते हैं कि वेट लॉस करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा खाना खा लिया लेकिन वो विदाउट पर्जिंग, यानी कि वो खुद ज़बरदस्ती वॉमिट कर करके हलक में उंगलियां डाल डाल के नहीं करते, बाहर निकालते हैं, ये ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, तो यानी कि उनको खुद की ईटिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, यानी कि लैक ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ईटिंग। ये मैंने लिख रखा है, सारी चीज़ें आपको ना नोट्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे नोट्स चाहिए, एमसीक्यू भी चाहिए, तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल, जिसके अंदर मैंने आपको पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, और डेली आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं हर एक दिन के, वो भी आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज का नाम क्या है, अर्ली एडल्टहुड, यानी कि प्रारंभिक वयस्कता, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की जो आपकी एज है वो है आपके 19 से 30, सॉरी एडल्टहुड की जो एज है वो 19 से 30 ईयर्स की है, ठीक है। तो 1930 के अंदर क्या होता है, 19 से जब 30 साल का बच्चा इस वाली एज के अंदर आ जाता है ना, तो फिर वो अपने खुद के जीवन साथी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसकी तलाश करता है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के रिश्ते भी होने शुरू हो जाते हैं, तो सिलेक्टिंग अ मेट, अपने लिए जीवन साथी का चयन करना शुरू कर देता है वो। फिर जब, अगर आपको पता ही है, जब जीवन साथी का चयन करेगा तो शादी करेगा, शादी करेगा तो फिर बच्चे होंगे, यानी कि अपनी फैमिली को स्टार्ट करेगा, अपने बच्चों को पालन पोषण करेगा, ठीक है, अपने घर को मैनेज करेगा वो इस तरीके से, और अपने पार्टनर के साथ कैसे खुशहाल ज़िंदगी जी जाए,
ठीक है ना, उसके साथ रहना शुरू करेगा, उसको उसको लर्न करना शुरू करेगा, लर्निंग टू लिव विद द मैरिज पार्टनर, ठीक है। फिर टेकिंग अबाउट गिव सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो उसकी नागरिकता होने की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं उसके बारे में वो उसको लेना स्टार्ट करता है इस वाली एज के अंदर। और तीसरा यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, फाइंड अ कॉजनियल सोशल ग्रुप, यानी कि जो सामाजिक देखो जो अनुकूल सामाजिक जो भी है यहाँ पे उस चीज़ के बारे में वो लोग ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी कि अनुकूल सामाजिक समूह ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अनुकूल सामाजिक समूह ढूंढना शुरू कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये 4th स्टेज थी अर्ली एडल्टहुड की, जो आपकी 16 से 30 साल की रहती है। इसके अंदर अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अपने पार्टनर के साथ रहना शुरू कर देते हैं, एक फैमिली स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो आपके नागरिक होने की जिम्मेदारी है उसको लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसको करना शुरू करते हैं। और एक आपका जो सामाजिक अनुकूल सामाजिक समूह है उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 5th स्टेज, दैट इज़ योर मिडल एज, इसको हम मध्यायु बोलते हैं, जो कि आपकी 30 से 60 वर्ष तक की रहती है। इसके अंदर जो है ना, अब देखो 30 से 60 वर्ष की हो गई है, इसके अंदर आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे अब, है ना। अब अर्ली एडल्टहुड के अंदर शादी वादी कर ली, बच्चे आ गए हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, हम उसका अपनी जिम्मेदारियां लेना हमने स्टार्ट कर दिया नागरिक होने के नाते। तो अब यहाँ पे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम एक मेंटेन करेंगे अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ठीक है। और जितनी भी अब यहाँ पे उम्र भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी पेरेंट्स की, ठीक है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपकी जो नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ होंगी ना, उसको भी वो हम लोग अचीव कर लेंगे उस टाइम तक। तो यानी कि इसका पहला पॉइंट देखिए हम, अचीविंग एडल्ट्स सिविक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी को लेना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसको निभाएंगे हम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। डेवलपिंग एडल्ट लेजर एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी इस उम्र में आके जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। फिर है एडजस्टिंग टू एजिंग पेरेंट्स, हम अब इस उम्र तक आके 30 से 60 वर्ष की उम्र तक के आके, ठीक है ना, हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। तो एजिंग वाला जो प्रोसेस है ना उसको एक्सेप्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑफ मिडल एज, जो भी आपके यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजी यहाँ की मेंटल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंजेस होते हैं आपके शारीरिक चेंजेस, तो यहाँ पे जितने भी आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे भी आप वहाँ पे भी सामंजस्य बना के रखते हैं, तो एडजस्टिंग चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास लेटर मेच्योरिटी, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, इसको अब लास्ट स्टेज आई आपकी 6th स्टेज, जिसको हम लेटर मैच्योरिटी या फिर ओल्ड एज भी बोलते हैं। और इसकी जो उम्र रहती है आपकी 60 अबव रहती है, ठीक है ना, 60 प्लस कह लो, 60 अबव कह लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग होते हैं वो इस वाली स्टेज के अंदर आते हैं। वैसे क्वेश्चन जो आपके ज़्यादातर पूछे जाएंगे वो आपके पहली 3 स्टेज से पूछे जाएंगे, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड की, फिर आ जाएगी आपके पास लेटर चाइल्डहुड, फिर आ जाएगा आपके पास एडोलसेंस। बस इन बाकी जो 3 स्टेज है ना इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिए, ताकि एक आधा मान लीजिए क्वेश्चन आ भी गया तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो लेटर या फिर लेटर मैच्योरिटी या फिर ओल्ड एज, जो 60 प्लस जितने भी होते हैं, 60 प्लस वाले जितने भी 60 प्लस की एज के जितने भी होते हैं ना लोग, उनको बोला जाता है इस वाली एज को। अब इसके अंदर क्या होता है, एडजस्टिंग टू डिस्क्राइबिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्दी। अच्छा, रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम, इसके अंदर क्या रिटायरमेंट किस चीज़ आ जाती है, जो लोग भी काम वगैरह कर रहे होते हैं अब उनको इस वाली एज के अंदर रिटायरमेंट मिलनी शुरू हो जाती है। तो रिटायरमेंट होगी तो उनकी इनकम भी रिड्यूस होगी, ज़्यादातर तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी इसके अंदर, और ज़्यादातर जितनी भी उनकी इनकम होगी ना रिटायरमेंट वाली, वो सारी की सारी किस में जाएगी, अपने दवाइयों वगैरह के अंदर चलेगी, मेडिसिन के अंदर ज़्यादा चली जाएंगी। फिर है मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशन, अब यहाँ पे आपको जो सामाजिक जो जिम्मेदारियाँ हैं और जो आपकी नागरिक होने की जिम्मेदारियाँ हैं उसको आप अच्छे तरीके से पूरा कर चुके हैं, ठीक है, इस वाली स्टेज के अंदर पूरा कर चुकी हैं लेटर वाले के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अ सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल लिविंग अरेंजमेंट, यानी कि जो भी आपने सेंटर ऑफ लिविंग अपना मेंटेन किया था कौन सी वाली स्टेज के अंदर, इससे पहले वाली स्टेज के अंदर, इससे पहले वाली स्टेज का नाम क्या था, अर्ली एडल्टहुड, ठीक है, वो अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको एस्टेब्लिश कर चुके हैं। सेटिस्फैक्ट्री आपने लिविंग अपनी जी है, जीविका अपनी जी है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप कर चुके हैं। तो यह थी आपकी मैच्योरिटी और ओल्ड एज, जो कि आपकी 60 प्लस वाली एज की में थी, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्या है, यही है कि डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस, इस सबसे पहले जो टर्म है वो किसने यूज़ की थी, हैविखर्स्ट ने, वो भी 1950 के अंदर। और इसका मतलब क्या होता है, सामंजस्य बना के रखना है मुझे कि क्या सोसाइटी क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है और मेरी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल मैं खुद क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच में मुझे एक सामंजस्य बना के चलना है, वो चीज़ है। और दूसरा क्या, अगर किसी भी स्टेज के अंदर कुछ भी ऐसा अनसक्सेसफुल टास्क रह जाता है, अचीवमेंट रह जाता है, तो उसका प्रभाव मुझे दूसरे वाली स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर मैंने आपको 6 स्टेजेस पढ़ाई हैं इस थ्योरी के अंदर। 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपकी 0 से 6 साल की है। फिर मैंने आपको पढ़ाया लेटर चाइल्डहुड, जो आपकी 6 से 12 साल की है। फिर मैंने आपको पढ़ाया एडोलेसेंस, जिसको हम किशोरावस्था भी बोलते हैं, 13 से 18 साल की। ये तीनों एज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया है अर्ली एडल्टहुड, यहाँ पे एडल्टहुड लिख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अर्ली एडल्टहुड ये आपकी 19 से 30 साल की होती है। फिर मैंने आपको बताया मिडिल एज, मध्य आयु, जिसको हम बोलते हैं 30 से 60 की। और फिर आपको बताया लास्ट वाली एज, ओल्ड एज लेटर मेच्योरिटी, 60 से अबव की। तो वैसे तो ये 3 ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट फिर भी लास्ट वाली 3 पढ़ लीजिएगा। कुछ नहीं भरोसा होता, एक आधा क्वेश्चन उसमें से भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है, आपका सजेशन दीजिए, लेकिन प्लीज़ सभ्यतापूर्ण से, ठीक है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।